तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मंत्रणा। 13वां बरस पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपलम्ब्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई, बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। भाई बलराम, अनुज की पत्नी सुभ्रंदा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्रृंखला उपलम्ब्य जा पहुँचे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलम्ब्य आ पहुँचे। काशीराज और वीरशैव भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुँच गए। पांचाल राज द्रुपद 3 अक्षौहिणी सेना लाए। उनके साथ शिखंडी द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुँचे। और भी कितने ही राज अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर बैठे। द्रुपद के पास बलराम और सात्विक और भी कितने ही प्रतापी राजसभा में विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्रीकृष्ण उठे और बोले, सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सभी यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचे जो युधिष्ठिर और राजा द्रुपद के लिए लाभप्रद हो, न्यायोचित हो और इनसे पांडवों तथा कौरवों का श्रेय बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में युधिष्ठिर के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो।
तब बलराम उठे और बोले, कर्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला है। वे उसे जुए में हार गए। अब वह उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्व ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सकें, तो उससे न केवल पांडवों बल्कि युधिष्ठिर तथा सारी प्रजा की भलाई ही होगी। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से छुआ खेलकर राज्य गवाया था। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबूला हो उठा। उससे न रहा गया। वह उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती है। युधिष्ठिर को आग्रह करके छुआ खेलने पर विवाह किया गया और खेल में कपट से हराया गया था। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी और प्रण निभार उन्होंने खेल ही शर्त पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो यह चिल पुकार बचा रहे हैं कि 12 महीने पूरे होने से पहले भी ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्यायी है। मेरी राय में दुर्योधन के बगैर युद्ध के लिए मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। सात्यकी की इन दृढ़ताओं पूर्ण और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वह उठे और बोले, सात्यकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूँ। शल्य द्रोणकुंती जयसेन केकय आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह का प्रयास ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराज के पास अभी से किसी योग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत ही जरूरी है। राजा द्रुपद के कह
चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।